जमींदार हमारे यहाँ भूमि व्यवस्था में लगान वो लेते थे, सारी भूमि का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता था। देश जब आजाद हुआ उसके बाद भूमि जो हमारे राज्य में जमींदारी व्यवस्था थी वो उसका उन्मूलन किया गया। तो उन्मूलन किया गया तो उसके लिए एक एक्ट आया। वो एक्ट का नाम क्या था भाई? जो अधिनियम आया, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। आप क्योंकि कैडस्ट्रल आच्छादित जिले में जाएंगे तो कैडस्ट्रल सर्वे के खतियान में ऊपर में स्वत्वधारी का नाम लिखा रहता है, भूधारक का नाम लिखा रहता है। तो स्वत्वधारी माने प्रोप्राइटर का नाम रहता है और भूधारक आपका नाम रहता है, लैंडलॉर्ड का नाम रहता है, तौजी संख्या लिखा रहेगा, खेवट संख्या लिखा रहेगा। इन शब्दों का प्रयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम में भी हुई थी और अभी भी हम इस पर चर्चा करेंगे, मेरे द्वारा किया जाएगा। आप ये जान लें, जब कोई भी अधिनियम बनती है उसकी धारा 1 जो होता है वो संक्षिप्त नाम, उसकी प्रसार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 और ये संपूर्ण बिहार राज्य में ये इसका प्रसार है और जिस दिन ये अधिसूचना की गई उसी दिन से इसे लागू माना जाएगा। आप ये जान ले। तो बिहार इस अधिनियम में जो 2 है, धारा 2, उसके अंतर्गत परिभाषा होती है। इसी परिभाषा जो जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, वो अधिनियम में प्रयोग होती है। उसको शुरू में ही परिभाषित कर दिया जाता है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये आप जान लें। साथ ही पहली परिभाषा है कृषि वर्ष। अब कृषि वर्ष क्या है भाई? तो ये जहां आपके हमारा जो बिहार राज्य था तो ये आपका कुछ बंगला वर्ष भी प्रचलित था। बंगला वर्ष जो है बैसाख के प्रथम दिन से वो लागू होता है। और जहां फिर आप देखे होंगे राजस्व रसीद, उसमें आपका फसली और अमली वर्ष भी लिखा रहता है। राजस्व रसीद जो पुराने वाली होगी, अभी ऑनलाइन जो रिसीट निकल रही है उसमें नहीं, पुराने वाले में आप देखेंगे फसली और अमली वर्ष भी लिखा रहता है। और वहां अश्वनी के प्रथम दिन माने आश्विन महीना जो होती है ना, उससे प्रथम दिन से भी होती है। तो आप जो है तो पहला बंगला वर्ष जो बैसाख का आप प्राय देखे होंगे, जो अभी भी जो है खेत का जो हम लोग बटाई वगैरह देते हैं, मनी पर जोतने की किसी को देते हैं, इसी बैसाख में हम चेंज करते हैं। ये पहले अभी भी कृषि के प्रयोजन से लिए ये प्रचलित है। साथ ही आपका एक कचहरी, आपने अभी भी गांव में कचहरी मिला होगा, देखे होंगे। वो कचहरी क्या था? जमींदारों का था। वहीं से वो उनका कार्यालय हुआ करता था, वो लगान की वसूली करते थे। अब भूमि के प्रबंधन से संबंधित जितनी वो संपदा था, स्टेट था है, और उसके जो टेन्योर थे उनका अभिलेख वहीं रखा जाता था और वहीं से भूमि का प्रबंधन का सारा कार्य उनके द्वारा उसी कचहरी से किया जाता था। ये आपका कचहरी, ये लगान, ये आपका इसमें है। फिर है खैराती प्रयोजन। फिर इसके है कि गरीबों के लिए राहत, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जो है उसके उपयोग के उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य भी आता है इसका है। फिर आपको जो जमींदारी जो समाप्त हुई, जमींदार की वो वसूली करते थे मालगुजारी, और उनकी जमींदारी उनसे छीन ली गई तो उनको कुछ उसके बदले में एक प्रतिकर दिया गया जो है। तो प्रतिकर जो दिया गया उसकी कैलकुलेशन होती थी कि कितनी वो जमा वसूलते थे उनका, उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन की विधि दी गई है इसी अधिनियम के अंतर्गत। उसके आधार पर उनका भुगतान किया गया, उसे अवार्ड भी बोलते हैं। और उसके लिए एक पदाधिकारी होते थे जो आपके धारा 19 के अधीन नियुक्त प्रतिकर पदाधिकारी होते थे। उससे भी आपको सर्वेक्षण के प्रक्रम में उसकी आवश्यकता नहीं है, मगर ये आप जान लें। संपदा स्टेट, आपको बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भी आपको बताए थे कि जब 1772 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल, बिहार और जो उसमें नवाब जो थे, उसके जो बंगाली ही राज था मेरा, तो उसके नवाब सिराजदौला, मीर कासिम और इस तरह से जितने थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉर्ड क्लाइव थे, उनके देख रेख में युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध 1764 में। और उसके बाद में दीवानी प्राप्त हुई और तब लगान वसूलने की बात आने लगी कि लगान वसूला जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि भाई जिला में, उस राज्य को जिला में विभक्त किया गया, कई भागों में विभक्त कर दिया गया और उस राज्य में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज अफसर थे उस कंपनी में जिला के प्रभारी बनाए गए, उसे बाद में कलेक्टर भी कहा गया। तो इसी स्थिति में वो जो जिला था वो पूरा स्टेट था। तो एक जिला जो है एक आदमी कलेक्टर वसूली नहीं कर सकते थे, तो इसी स्थिति में क्या हुआ, उसे कई भाग में विभाजित कर दिया गया।
टुकड़े टुकड़े कर दिया गया क्षेत्र को, तो उसी क्षेत्र को स्टेट बोला गया। स्टेट संपदा से वो अभिप्रेत है किसी जिला के संभारता द्वारा किसी विधि के अधीन राजस्व प्रदायी, माने जो राजस्व देने वाला, और राजस्व मुक्त भूमि के तैयार किए गए रखे गए समान रजिस्टर, एक रजिस्टर होता था उसी में एंट्री किया गया, उसकी प्रविष्टि की गई, जिसमें और कुछ रेंट फ्री भी है। तो सारा भूमि का विवरण कलेक्टर के यहाँ एक रजिस्टर बनाया गया और उसमें जो भूमि का विवरण एंट्री किया गया है कि कितना कि राजस्व मुक्त होगा या राजस्व लगान पेएबल होगा, इस तरह की सूची बनाई गई। उसी को उस रजिस्टर में एंट्री हुई, तो उस जो एंट्री हुआ वो संपदा हुआ, और जो उस रजिस्टर में एंट्री की गई वो खेवट पंजी है। खेवट पंजी आप जान लीजिए, खेवट भी मिलेगा आपको, तो उसी में। और उसी प्रकार से एक बास भूमि भी है इस टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि जमींदार थे वो लोग जमींदारी देना नहीं चाहते थे। तो आपको जानकारी दे दे, वो माननीय उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए। राजा कामेश्वर महाराज जो दरभंगा के महाराज थे वो बहुत बड़े थे। आज हिंदुस्तान पेपर में आप देखे होंगे कि वो अपने लिए तिरहुत स्टेट के लिए जो है रेलवे लाइन बिछा दिए थे, आप समझ लीजिए। उस समय जो अकाल पड़ा था तो वो उतने बड़े थे, तो उनकी जमींदारी जब जा रही थी तो वो छोड़ने वाले थे नहीं। तो सरकार जो उस समय थी, जो वर्तमान जो है, उसमें जो चीफ मिनिस्टर हमारे थे श्री कृष्ण सिंह और केबी सहाय राजस्व मंत्री थे, तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, ये जमींदारों के चंगुल से हमारा राज निकल जाए। तो उसी स्थिति में सारे जो है राजा कामेश्वर महाराज, बेतिया हाउस, उधर आपका रामनगर एस्टेट, इस तरह से सारे लोग जो है हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, इसलिए विलंब हुआ। और ये भिन्न भिन्न सालों में वो जमींदारी इन्वेस्ट हुई सरकार में या उनसे छीना गया, वो भी आपको मिलेगा, बताएंगे इस सेक्शन में जो है। तो इस प्रकार से तो वो जमींदारी जब जाने लगी तो वो लोग शर्त में अपना परिभाषा में जो है सरकार को दबाव बनाकर वो परिभाषित कराया। तो बास भूमि का परिभाषा आप सुन लीजिए कैसे वो आज भी आप सुनते होंगे कि उन परिवारों के पास बहुत अधिक से अधिक जमीन है। इसी परिभाषा के अंतर्गत वो बचाया बास भूमि स्वत्वधारी या भूधारक द्वारा। बहुत गौर से सुनिए, स्वत्वधारी प्रोप्राइटर क्या था, कलेक्टर के नीचे जो महाराजा कामेश्वर थे सो यह है। भूधारक द्वारा अपने ही आवास के प्रयोजन अथवा या भाड़े पर देने के प्रयोजन व्यवहारित निवास गृह, माने उसका आंगन, बहुत बड़ा मकान देखे होंगे, उसका आंगन हाता एकदम चढ़दवारी ईंटा से घिरवा दिए। आप हम बहुत सी आप गए होंगे, अभी एक वैशाली जिले में जो है बागी नरेश है, केवी सहाय का फैमिली का है, उनका भी हाथा बहुत बड़ा है। तो उसका हाथा, संलग्न उद्यान वो भी डाला, फिर फलोद्यान, फल लगाने वाला, अमरूद का पेड़ लगा दिए, कटहल का पेड़ लग गया, इसके नाम पर भी जमीन बहुत बचा है। फिर बहिर्भवन माने ड्वेल हाउस, इसके अंतर्गत कृषि या उद्यान, कृषि से संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोग लाए जाने वाले ड्वेल हाउस, जो वहां फार्म हाउस में देखे होंगे मकान वगैरह जो है उसके नाम पर भी। और ऐसा निवास गृह जिसके साथ तालाब हो, पुस्तकालय हो, पूजा का स्थान हो। मैंने बास भूमि के अंतर्गत इतनी जमीन वो अपना छोड़ा लिए, बचाए, किसके आधार पर आप सोच लीजिए। इतना ही में आपका जो है उनका मकान के नाम पर लिए, आंगन के नाम पर लिए, उसके हाथा घेर दिए तो उस हाथे के नाम पर लिए, फिर संलग्न उद्यान बगीचा, फिर फल का बगीचा, फिर उसके ड्वेल हाउस, फिर उसके कृषि या उद्यान से संबंध प्रयोजन के लिए उपयोग जाने वाले ड्वेल हाउस, निवास गृह या उसके अंतर्गत तालाब, पुस्तकालय, पूजा का स्थान। इस तरह से वो काफी बास भूमि के नाम पर इसी परिभाषा के अंतर्गत उन जमींदारों ने अपने पास जमीन को रखे रहा। आज भी आप सुनते होंगे कि भाई फलाने स्टेट है, उनके पास 500 एकड़ जमीन है, 400 एकड़ जमीन है। तो इस तरह से वो सरकार के अंतर्गत बचाए। और उसके साथ है, फिर है आपका कृषि संपदा या किसी संपदा या भूधृति के संबंध में मध्यवर्ती, आप प्रोप्राइटर, उसके नीचे क्या थे भाई, टेन्योर के नीचे टेन्योर होल्डर, उसके अंडर टेन्योर होल्डर, तब रैयत जो खेती किया स्वयं या अपने उसके परिवार के सदस्य या भाड़े के मजदूर से,
और उसके बाद दर रैयत, मैंने वो किसी अपने भी किसी दूसरे को दे दिए फसल पर या नगद पर, दर रैयत। तो रैयत जो है से लेकर प्रोप्राइटर के बीच में जितने लोग थे वो आपका मध्यवर्ती थे, जमींदार जो थे मध्यवर्ती कहे गए। अब मध्यवर्ती का परिभाषा यही है कि स्वत्वधारी या भूधारक, उपधारक या न्यासी, ये आप समझ लीजिए। जो मध्यवर्ती कौन हुआ भाई, टेन्योर भी हुआ, अंडर टेन्योर हुआ और अंडर टेन्योर होल्डर, और न्यासी मैंने ट्रस्टी, ट्रस्ट बनाकर भी वो रखा। ये आपका हो गया जो मध्यवर्ती के हित में था। इस प्रकार से आपका फिर खास कब्जा, ये भी एक परिभाषा उसमें है। देखिए इस परिभाषा में क्या है, कृषि या उद्यान कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी भूमि पर किसी स्वत्वधारी या भूधारक के कब्जे में के संबंध में खास कब्जा से अभिप्रेत है कि स्वत्वधारी या भूधारक ऐसी भूमि को अपने स्टाफ से, सेवक से, भाड़े के मजदूर से या स्टाफ के से स्वयं कृषि या उद्यान कृषि करके रखा गया कब्जा, वो इस प्रकार से। जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन दिया है उस एक्ट में कि उद्यान कृषि प्रयोजन में किसको कहेंगे, तो उपयोग में लाई जाने वाली भूमि से अभिप्रेत है जिस भूमि में फल फूल साग सब्जी की का उपजाने के प्रयोजन के उपयोग में रखे जाने वाली भूमि, वो आपका उद्यान कृषि प्रयोजन हुआ। जो उनका फल लगता था, कृषि था, साग सब्जी होती थी, उसके नाम पर भी वो जमीन बचाया। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जमींदार लोग जमीन अपने पास बहुत सी बचाया। अब इसमें एक और है स्वत्वधारी। स्वत्वधारी भी आप जान लें, प्रोप्राइटर, कैडेस्ट्रल खतियान में ऊपर में मिलेगा लिखे हुए, मगर आज उसकी उपयोग नहीं है क्योंकि जमींदारी समाप्त हो गई। हमारा कैडेस्ट्रल खतियान क्या है, 1895 से लेकर 1925 तक बना है, इसलिए उस समय थे। तो स्वत्वधारी, स्वत्वधारी से वह का क्या अर्थ है भाई, किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जो किसी संपदा या उसके भाग को न्यास में धारण करता हो और अपने फायदे के लिए स्वामित्व में रखे। वो अपने फायदे में रखता था ना भाई, उसे लगान वसूली करता था, वो किसी को देता था, उसके हिसाब से लगान वसूली करता था। इसके अंतर्गत स्वत्वधारी का वारिस या उसके उत्तराधिकारी, हित उत्तराधिकारी, वो उसका था प्रोप्राइटर जो ले लिया, उसका वारिस भी, उसका अगर वो मर जाता है तो उसका वारिस उस उत्तराधिकारी के रूप में उस जमीन पर वो अपना मालगुजारी वसूल करते रहेगा। और साथ ही जो वारिस होगा वो अगर अवयस्क है या विकृत चिट का है, मैंने मेंटल मैंने है डिजॉर्डर, समझ लीजिए उसका बच्चा जो है मेंटल डिजॉर्डर है, तब भी वो जो है वो मालिक रहेगा। साथ ही मंदबुद्धि का है तो उस स्थिति में उसका जो अभिभावक होगा, गार्जियन होगा, उनके द्वारा मालगुजारी वसूल की जाती थी। और इस प्रकार से समिति या अन्य वैध रक्षक जो लीगल क्यूरेटर होते थे वो भी उसके मालिक होते थे, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ये वसूली करता था, अपने नीचे जो टेन्योर थे, अंडर टेन्योर, उनसे मालगुजारी लेता था और कलेक्टर को, ये स्वत्वधारी प्रोप्राइटर कलेक्टर को देते थे, वो आपका जो है। इस प्रकार से ये हुआ। अब ये आप जान लें, एक है आप सुने होंगे टेन्योर है। टेन्योर क्या था भाई, तो भूधारक या उपधारक का हित उसके अंतर्गत निम्नलिखित आते थे। घटवाली भूधृति, जो आप देखे होंगे कि नदी के किनारे जहाज चलता था बच्चा बाबू का, इस तरह से नाव चलाकर जो है और इस पार से उस पार गंगा जी से पार कराता था, नदी पार कराता था, उससे जो फेरी देकर जो उससे भी आमदनी वो उसकी होती थी। इस प्रकार से जो है बहुत से किसी व्यक्ति को भरण पोषण के लिए भी वो समानता दिए हुए था, खरपोश या बबुआना, इस प्रकार से भूधृति था। इसी प्रकार से भूधारक से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने भूमि धारण करने का अधिकार किसी स्वत्वधारी या किसी अन्य भूधारक से लगान तहसीलने के प्रयोजन से उस पर काश्तकारी स्थापित करके करके खेती कराने के लिए अर्जित किया हो, उसे भूधारक कहते हैं, लैंडलॉर्ड। और इसके अंतर्गत निम्न व्यक्ति आते थे। उसका शर्त क्या था, उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। लैंडलॉर्ड क्या था, कि स्वयं वो भूमि धारण करता था और किसी व्यक्ति को देकर वो काश्तकार स्थापित करके खेती कराने के लिए वो अर्जित किया और लगान का वसूली किया जो है, इस प्रकार से था। न्यास जो आपको बताया कि ट्रस्ट, तो क्या करता, जमींदार क्या किया, लोग ट्रस्ट बना दिया
अब बनाकर उसी ट्रस्ट के अंतर्गत उस जमीन को रखा अपने पास में। तो न्यास का क्या परिभाषा था भाई कि किसी खरियाती या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजन के लिए सृजित की गई एक संस्था, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, कोई अन्य धार्मिक या खैराती विन्यास के हो। तो आप देखे होंगे उस जमाने में जो महाराजा लोग थे या जमींदार थे, भिन्न भिन्न ट्रस्ट, राम जानकी मंदिर ट्रस्ट बनाकर उसके नाम पर जमीन रख ली है और मालगुजारी वसूल कर रहे हैं, अपने उपयोग में कर रहे हैं। समझ लीजिए, इस प्रकार से वो हुआ। तो जब जमींदारी के लिए ये जो परिभाषा 2 हुआ, तो 3 है, धारा 3, इसके अंतर्गत क्या है भाई, संपदा या भूधृति को राज्य में निहित करने वाली अधिसूचना। इसी धारा के 3 के अंतर्गत आपका राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी की कि हमारे राज्य में जितनी जमींदार हैं उनकी जमींदारी राज्य सरकार में इस तिथि से निहित की जाएगी। वो सूचना, अधिसूचना जारी किया गया बिन बिन डेट को जो है, समझ लीजिए। फिर धारा 3 क है कि उसके अंतर्गत कहा गया कि संपदाओं या भूधृतियों का राज्य में निहित होना, माने इसको इसके अंतर्गत भी है कि भाई आपका अधिसूचना जारी कर दिया गया, इस अधिसूचना के बाद ये माना जाएगा कि राज्य में निहित हो गया, माने राज्य में वेस्ट हो गया। आप ये है। और फिर उसके बाद में 3 ख है कि भाई उसके बावजूद भी जमींदारों ने नहीं जमींदारी वेस्ट किया, वो जबरदस्ती एकदम था कि भाई हम नहीं देंगे। तो उसी स्थिति में धारा 3 ख के अंतर्गत समाहर्ता महोदय जो थे उस समय कलेक्टर साहब, उनको कहा गया कि राज्य सरकार जो है आपका 3 महीने पूर्व राजपत्र में एक अधिसूचना जारी किया कि भाई इस अधिसूचना के बाद आप सभी जो है मध्यवर्ती अपने हित में जिम्मेदारी वेस्ट कर दें, नहीं तो समाहर्ता उसे ग्रहण कर लेंगे, उसे जबरदस्ती छीन लेंगे, जब्त कर लेंगे। जब्त किया गया। तो आप आज देखेंगे जब कलेक्टर के द्वारा दबाव में जबरदस्ती रातों रात जाकर जमींदारों के घर पर, उसके कचहरी में, जो कचहरी जहां मालगुजारी वसूल करता था वह रिकॉर्ड रखे हुए था, वहां जब्त किया गया, सील किया गया। तो सील किया गया तो वहां स्थिति में आपको अनऑफिशियली बता दें कि आज भी गांव में खतियान मिलेगा, कुछ गांव जगहों में जमींदारों के पास। तो आगे से सील हुआ, अब पीछे के दरवाजा से निकालकर जो है खतियान लेके चला गया जो है वो जमींदारों के पास। तो इस तरह की भी बातें हुई। अब आइए, इसका सेक्शन 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू होती है। किसी संपदा या भूधृति के राज्य में निहित होने का परिणाम, जब वो राज्य में निहित हो गया तो उसके बाद जो है क्या क्या परिणाम आया, वो इसके बारे में दी गई है, ये आप जान लें। जब जमींदारी राज्य में निहित हो गया तो उस स्थिति में भाई जमींदार थे वो मानने वाले थोड़े थे, वो अपने अपने ढंग से कुछ करनामे कर रहे थे। तो उसी स्थिति में पहला करनामा वो क्या था, कैसे जमींदारी निहित होने की तिथि से शाश्वत रूप से अगर हर प्रकार के बंधनों से मुक्त राज्य में निहित हो जाएगी, वो कहा गया कि राज्य में निहित हो जाएगा। और निम्नांकित हित वेस्ट होंगे। जमींदारों का जमींदारी की लगान वसूली के लिए कचहरी के रूप में प्रयोग किया गया कोई भवन या कोई भाग, वृक्ष, वन, मछली पालने का जो तालाब था, जलकर था, हाट था, बाजार था, मेला था, जल परिवहन, उस जमाने में भी आप फेरी के लिए जो है आप जहाज चलती थी कई जगहों पर बिहार में, जैसे आपका बच्चा बाबू का जहाज पटना में चलता था, भागलपुर में भी कहलगांव में चलता था, इस तरह के बहुत सी जगहों में। तो सभी सराती हितों में, उसके हित में जमीन के अंदर खान है, खनिज पदार्थ है, भले उनका पता चला हो न चला हो, मैंने खनिज अगर पता चल गया वो भी, और जिसका नहीं पता चला अगर अंदर है भी, वो सारा जो है हमारा राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। हाट बाजार मेला सब जो खनिज वो निकाल रहे थे, बेच रहे थे, रॉयल्टी देते थे, वो सब हमारे राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। ए था 4 का ये, धारा 4 का ये। फिर बी है, ऐसे जमींदारी में सन्निहित भूमि के प्रसंग में निहित होने की तिथि के बाद में लगने वाले लगान, उपकर, रॉयल्टी राज्य को भुगते होंगे। जो जमींदार के यहाँ जो भुगतान करते थे हम लोग, वो राज्य सरकार को भुगतान करेंगे। जो आज मालगुजारी कटती है रसीद, जो पहले क्या था, जमींदार क्या रसीद कटता था, अब जब ये 1950 में अधिनियम ये आया, उसके बाद ये सारी मालगुजारी की क्या हुआ, राज्य सरकार, सीओ का कंसेप्ट आया, अंचल अधिकारी बना, राजस्व कर्मचारी बहाल हुए, तो उनके माध्यम से
हमारा सारी जो है लगान वगैरह बिहार सरकार को हम देते हैं, और जो खनिज का रॉयल्टी होती है जो उन्हें मिलता था वो भी राज्य सरकार को मिलने लगा। इसी धारा 4B के अंतर्गत सी, ये भी जान ले, निहित होने की तिथि से जमींदारी के प्रसंग में जो राजस्व उपकर थे सभी जो कानूनन रूप से भूतवर्ती मध्यवर्ती से राज्य सरकार को वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके तहत जो भी अगर जो मध्यवर्ती वसूलते थे वो नहीं वसूलेंगे, राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाएगा। और यह है, और जमींदारों को दे मुआवजा जितने बनता है वो दे होगी। जो आपको बताया ना कि प्रतिकर पदाधिकारी कंपनसेशन ऑफिसर, प्रतिकर पदाधिकारी को कंपनसेशन ऑफिसर बोला जाता था, अब वो पद नहीं है। जब जमींदारी वेस्ट हुई थी उस समय कंपनसेशन ऑफिसर रखे गए थे, वो आपका सीनियर डिप्टी कलेक्टर होते थे या जुडिशियल के भी होते थे, समझ लीजिए। फिर है डी, यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती ने जमींदारी कि किसी रैयत से जमींदारी निहित होने की अवधि के लिए कोई राशि प्राप्त कर ली है, अगर मान लीजिए कि जमींदारी समाप्त हो रहा है और मध्यवर्ती जो है क्या किया कि आपके किसी दादा वो आपके थे उस जमाने में, उनसे कोई पैसा ले लिया है, तो उसी स्थिति में कलेक्टर को पावर दिया गया कि आप वसूल कीजिए मध्यवर्ती से, और उसको अगर दिया, या जो अगर पैसा ले लिए हैं तो जितना उसको प्रतिकर पदाधिकारी उनका कंपनसेशन जो तय करेगा उससे कटौती कर लिया जाएगा। ऐसा भी ये धारा 4 के अंतर्गत रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण धारा है। फिर इसी तरह से उनकी कई है जो समय कम है इसलिए तो संक्षिप्त में इस पर चर्चा मैं कर रहा हूं, आप ये आप जान लें। फिर एच है, महत्वपूर्ण है कि जब जमींदारी जाने लगी तो उन्होंने क्या किया, जो आपकी सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि जब उनको आभास हो गया था कि आप ये जानते होंगे कि बिहार में आजादी से पूर्व ही अंतरिम सरकार बन गई थी, और जो जमींदार थे जितने राजनेता थे हमारे उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों के राजनेता की मंशा को भाफ गए कि भाई हमारी जमींदारी जब आजादी के बाद चली जाएगी तो एक 46 से 46 के बाद जो है वो जितनी जमीन थी सरकारी जमीन, गमेरू आम मालिक जमीन सेटल करने लगे, बंदोबस्त करने लगे, किसी ने किसी को पैसा लिए अब बंदोबस्त कर दिए और उसको देते गए। तो जब जिम्मेदारी समाप्त हुई तो सरकार ने क्या किया, यहां तक एक जो कचहरी भी था ना वो भी बंदोबस्त कर दिए, जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया। तो इस तरह से क्या था भाई कि वो जमींदारी जो सरकार एक्ट लाई तो इस जमींदारी सिस्टम को विफल करना था, उनका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों का कि हम पर जो ये कानून से हमारी जमींदारी छीन रहे हैं इसको विफल कर दें। तो आपको बताया कि भाई इस तरह से वो किसी से पैसा ले लिए और पैसा लेकर जो है और उसको दे दिए, तो है। तो जब ये इसी एज के अंतर्गत समाहर्ता को शक्ति दी गई कि जो 146 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी जमीन या बंदोबस्त कर दिए उनके द्वारा तब उसको विधिवत आप कार्रवाई करें, क्योंकि 146 के बाद उनकी शक्ति को रोक लगा दिया गया कि 146 के बाद उनके द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, और 146 से पहले अगर बंदोबस्त किए हैं तो उसकी मान्यता दी जाएगी। इसी दिनांक 146 जो कट ऑफ डेट रखा गया और इसके समय के बाद समाहर्ता को शक्ति दी गई संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, आप समझ लीजिए, और उसके बाद उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो तो आप संपत्ति को अपने कब्जे में ले लें और जो उनके द्वारा बंदोबस्त की गई है उसे रद्द कर दें। तो आज आपको जब सर्वेक्षण करने जाएंगे, सर्वेक्षण के क्रम में गमेजुआ मालिक जमीन हर कोई बंदोबस्ती का कागज दिखाता है तो आप उसको देखें किस डेट को बंदोबस्त की गई जमींदार के द्वारा। अगर 146 से पूर्व की है और लगान रसीद लगातार करते आ रही है, शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है तो उसकी मान्यता देंगे। अगर 146 के बाद अगर बंदोबस्त की गई है तो उसी स्थिति में आप उसके सर्वेक्षण में उसका खाता नहीं खोलें। अगर लगान रसीद भी कट रही है तो उसी स्थिति में आप अंचल अधिकारी को सूचना दें और सूचना देकर उन्हें अवश्य पक्षकार बनाए इस सरकारी जमीन में, ताकि अंचल अधिकारी क्या है, सरकारी भूमि के कस्टोडियन है, वो संहारता है, संहारता के ही प्रतिनिधि के रूप में अंचल में वो प्राधिकृत क्रमी है, पदाधिकारी है, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाए। वो दिखाएंगे कि उनके यहाँ जो जवंदी चल रही है जमींदारों के द्वारा जो बंदोबस्त की गई 146 के बाद वैध है कि अवैध है।
वो वो स्पष्ट करेंगे, उन्हें आप करें, क्योंकि इसी में आप कोई भी जमंदी जब ये गरमजरुआ मालिक जमीन की या आम जमीन की चलती है, जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त कर दिया जाता है और रसीद कट रही है, इसी धारा 4H के अंतर्गत अंचल अधिकारी प्रस्ताव बनाकर समाहर्ता महोदय को देते हैं और समाहर्ता महोदय वो समीप पक्षों को सूचना देकर उस कार्रवाई करते हैं और उसके बाद जो उचित और न्याय संगत प्रतीत होता है उसको करते हैं और उस जमानती को रद्द करते हैं इसी 4H के अंतर्गत। और अगर किसी को अपील करना है समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध तो 60 दिनों के अंदर वो अपील होती है परमंडल आयुक्त के यहाँ। तो ये आप जान ले। इसी प्रकार से ये तय हुई कि है, क्योंकि जमींदारों ने बहुत बंदोबस्त कर दिए। आप जब सर्वेक्षण करने जाएंगे तो गरमजरुआ मालिक जमीन का बहुत लोग लेकर आएगा, दावा करेगा कि हमको हुक्मनामा से प्राप्त हुआ है, हम रसीद कटवा रहे हैं। तो रसीद कटेगी, वो सरकार ने, आप रेवन्यू कंपेडियम आप पढ़ेंगे, आपका ये भी प्रीतम लॉ में मिल जाएगा या किसी भी जहाँ हमारे लॉ से संबंधित बुक्स मिलते हैं, वहां भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रपत्रों से ये निर्गत हुई है कि भाई 1960 से पूर्व के बाद से अगर किसी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा अवैध तरीके से जमानती चलाई जा रही है और उसकी रसीद कट रही है, उसकी सत्यापन करना है, जांचना है, उसे देखना है। तो अगर उसकी बंदोबस्त की कागज 1146 से पूर्व की है, रसीद लगातार राजस्व रसीद कट रही है, शांति दखल कब्जे में है, तो उसे ठीक है। 1146 के बाद 1955 में, 56 में, 57 में, 60 में अगर किसी को जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त की गई है और राजस्व रसीद कट रही है, तो आप अंचल अधिकारी को अवश्य पक्षकार बनाएं, आपकी क्या उत्तरदायित्व कम जाएगा और अंचल अधिकारी उपस्थित होकर बोलेंगे आपके न्यायालय में कि नहीं, ये जमीन उनकी वैध तरीके से वैध जमानती चल रही है और उनका ठीक है। तब आप उसका सर्वेक्षण के क्रम में उसका खाता आप खोलें रहती के रूप में। फिर है 4H का H ये क्या कहता है कि किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा किसी विशिष्ट अवधि के लिए या अनियत काल के लिए किसी जमींदारी में अवस्थित कृषि भूखंडों के लगानों की आंशिक या पूर्ण कमी या माफी के सभी मामलों में समाहर्ता को जांच करने का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत वो क्या किए, जमींदारी जाने लगी कि किसी भी रैयत का जो है वो लगान को कम कर दिया, पूर्ण माफी कर दिया, या उसको कमी कर दिया, माफी कर दिया या आंशिक कर दिया। इस तरह का अगर मामला अगर आता है प्रकाश में, तो समाहर्ता जैसी 4H के अंतर्गत उसे समीक्षा करें और देखकर जो है वो अग्रतर कार्रवाई करें। साथ ही 1146 के बाद जो आपको बताए, 1146 के बाद भी लगान के बारे में इस तरह का वो उसे भी आपके उनके द्वारा विचार किया जाएगा। फिर है धारा 5, ये महत्वपूर्ण है। जमींदारों को जो उनको मध्यवर्ती जो थे उनके आवास के लिए जो अपने पास जमीन रखे, तो धारा 5 के अंतर्गत उन्हें लगान निर्धारण कराना था। आप समझ लीजिए, जो जमींदार कहेंगे और लगान रसीद नहीं दे रहे हैं और आपके पास आ गए सर्वेक्षण के क्रम में खाता खुलवाने के लिए, तो आप उन्हें कहें कि आप जाइए अंचल कार्यालय और जाकर वो आपका अंचल कार्यालय इस प्रतिवेदन बनाकर उप समाहर्ता भूमि सुधार को भेजते हैं और धारा 5 के अंतर्गत जो मध्यवर्तियों के आवास के लिए जो है बास भूमि के रूप में अपने पास जो रखे हैं, इसी धारा 5 के अंतर्गत उनका लगान का निर्धारण किया जाता है। आप जान लें, धारा 5 के अंतर्गत जो जमींदारों की जमीन होती है बास भूमि के रूप में जो रखे हैं, अगर वो बास भूमि में रखे हैं और लगान निर्धारण का कागज दे रहे हैं, रसीद कट रही है, तो आप उसका सर्वेक्षण के क्रम में खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में संधारण करें, यादाश्त पारित करें। समझ लीजिए, बास भूमि रहती भूमि जो है जमींदारों ने जो अपना लगान निर्धारण कराया धारा 5 के अंतर्गत। फिर धारा 6 है मध्यवर्ती के खास दखल से में अवस्थित कुछ अन्य भूमि जो ऑक्युपेंसी अधिकार के अंतर्गत अब है, मध्यवर्ती के खास कब्जे का कतिपय अन्य भूमि जो उसके द्वारा लगान के भुगतान पर कब्जे में रखने का प्रावधान किया गया था। अगर मध्यवर्ती चाहता है कि लगान का भुगतान करके कोई अगर रखना चाहता है तो रख सकता है, ये सेक्शन 6 के अंतर्गत उसे प्रावधान किया गया। और इसमें क्या था, ये कृषि बागवानी के रूप में उसको दिया गया था ना भाई, कृषि या बागवानी के प्रयोग में ऐसी सारी भूमि जो नियत तिथि के मध्यवर्ती के खास दखल में था,
जो कृषि या बागवानी के रूप में, उसे भुगतान, लगान का भुगतान करके वो स्वयं रख सकता था। तो वो उसके भी लगान का निर्धारण जिसे धारा 6 के अंतर्गत वो कराएगा, और उसके लगान का निर्धारण कौन करेंगे? डीसीएलआर करेंगे। वो उनको कराना था। आप उसको पकड़ेंगे, अगर ऐसा अगर है तो अगर आपके यहाँ आएगा और सर्वेक्षण करा लिया तो लगान जो होता है हमारा 1956 से लेकर आज तक का नुकसान हो जाएगा सरकार का जो है। तो उसी स्थिति में आप उसको कहें कि जाओ अंचल कार्यालय जाइए और जाकर हमारा आप जाकर लगान निर्धारण करा कर आइए कि भाई अगर आपका ये बगीचा की भूमि है या कोई कृषि बागवानी है, एग्रीकल्चर भूमि या जो रखे हुए हैं, लगान के भुगतान कर के आधार पर उसको रखना था और आज तक लगान नहीं दे रहे हैं और रखे हुए अपने पास में, तो आप उसे कहें कि धारा 6 के अंतर्गत आप जाइए और लगान का निर्धारण कराकर आइए। साथ ही एक और उसमें शामिल था कि मध्यवर्ती के खास दखल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि भी शामिल थे। मध्यवर्ती की निजी जमीन आप आवधिक लीज पर दी गई हो, ये कृषि प्रयोजन जो बकास भूमि आप सुनते हैं, आप लोग सुने होंगे, ये जो मध्यवर्ती का जो निजी कृषि योग भूमि को ही बकास भूमि कहते हैं, उसका भी लगान निर्धारण धारा 6 के अंतर्गत करवाना था। ये आप जान लीजिए। जो बकास भूमि, वो बकास भूमि क्या था भाई? मध्यवर्ती की निजी कृषि योग भूमि। चंदन कुमार जी सुन रहे हैं ना? नींद नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। मध्यवर्ती की निजी जमीन जो अपना था, लीज पर भी वो रखना था, और फिर उसके कृषि या बागवानी के प्रयोजन के लिए भी वो अस्थायी लीज में प्रत्यक्ष दखल में रखना था। वो स्वयं खेती करते थे या किसी भाड़े के या अपने स्टाफ के माध्यम से वो कराते थे। इस प्रकार से वो जमीन वो रखे। फिर एक है धारा 7 ए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भूमि पर हाट या बाजार लगता था तो मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्त नहीं मानी जाएगी। अगर कोई आपके गांव में भी हाट बाजार लगता था ना, आपको जानकारी होगी बहुत जगह, तो उस हाट बाजार उस मध्यवर्ती का नहीं माना जाएगा, राज्य सरकार में निहित माना जाएगा। जब आप सर्वेक्षण करने जाएंगे तो इसी स्थिति में उस मध्यवर्ती के नाम से खाता नहीं खोलेंगे, उस जमींदार के नाम से खाता का निर्धारण, खसरा पंजी का संधारण नहीं करेंगे, वो बिहार सरकार के नाम से करेंगे। हाट बाजार है तो आप सीधा जान लें कि वो बिहार सरकार में निहित हो गया है, इसलिए बिहार सरकार के नाम से उस खाता का निर्धारण होगा। आप जब सर्वेक्षण का शिविर का प्रारंभ करते हैं तो उस समय भी आप सर्वेक्षण की पूर्व तैयारी, किस्तवार के पूर्व की तैयारी में आपको बताया गया होगा कि अंचल कार्यालय से संपर्क कर अंचल कार्यालय में सैरात पंजी होती है। वो सैरात पंजी में जलकर फलकर का पूरा डिटेल होता है, प्लॉट वाइज दिखा रहता है। आप ये एरिया है कि किस खेसरा में फल लगा हुआ है, किस खेसरा में जलकर के रूप में उसकी सैरात होती है, मछली पालन होती है, बाजार होता है, हाट बाजार वसूली होती है, उसकी नीलाम। क्योंकि पहले अंचल कार्यालय से होता था, बाद में जब आप सुने होंगे एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत कृषि उत्पादन बाजार समिति है, वो जो इतनी हाट बाजार उनके द्वारा नीलामी होकर वसूली की जाती थी, ये अंचल कार्यालय से वहां चला गया। फिर आप फिशरीज डिपार्टमेंट सुने होंगे, मत्स्य विभाग, तो मछली के लिए जो इतनी तालाब थी वो आपका 80 से पूर्व अंचल कार्यालय के द्वारा नीलाम किया जाता था। अभी वर्तमान में वो सब भी फिशरीज डिपार्टमेंट को गई हुई है। वर्ष 1980 के बाद वहां फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी करके होती है, मछुआरा लोगों का, उनके द्वारा वो नीलामी लेते हैं और नीलामी करके वो अपना मछली पालन करते हैं और उस राशि को मत्स्य विभाग में जमा होती है। तो भी हस्तांतरित हो गया अंचल कार्यालय से, परंतु सैरात पंजी अंचल कार्यालय में है, वहां सारा डिटेल मिलेगा। ये अगर आप ले लेते हैं तो आप जब खसरा पंजी का संधारण करेंगे उस समय बहुत उपयोगी होगी। आप अपने शिविर प्रभारी को अवश्य बोलेंगे कि सैरात पंजी की छाया प्रति ले आए या नोट कर ले जाकर, ये जान लें। तो उसी के अंतर्गत हाट बाजार लगता था, वो मध्यवर्ती में की बंदोबस्त नहीं माना जाएगा, वो राज्य सरकार में निहित होगी, उसी सेक्शन 7A में। अब आइए सेक्शन बी है, मेला लगाने का अधिकार राज्य में निहित होगा, क्योंकि वो मेला पहले वो लगाते थे, पशु मेला, तो ये और अन्य मेला भी लगती थी, वो जमींदारों मध्यवर्ती के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम आई 1950, उसके बाद वो 7B के तहत मेला लगाने का अधिकार वो राज्य सरकार में निहित हो गया, उनका अधिकार खत्म हो गया। इस जो मेला लगाने का भी जगह होगा, जिस प्लॉट में मेला लगती है वो राज्य सरकार का वो प्लॉट बनेगा, खतियान बनेगा, वो अनावाद सर्वसाधारण खाते में जाएगा, समझ लीजिए। फिर धारा 5, 6, 7 के तहत ही जिस भूमि के मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्त मान लिया गया, वो निहित होने की तिथि से 3 सालों के अंतर्गत
मध्यवर्ती द्वारा मेला आयोजित किया जाता था। मान लिया गया, मगर अगर 3 साल तक अगर मेला आयोजित किया जाता तो इस तिथि के प्रभाव से मेला राज्य सरकार में माना किया जाएगा और उनका अधिकार समाप्त हो गया। ये महत्वपूर्ण चीजें जो है ये आपकी जानने की चीजें हैं, इसलिए सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 ये आप जान लें, उसकी सेक्शन 4, 5, 6, 7 ये महत्वपूर्ण है, बस आप जान लें। इसी के आधार पर आप गमेजरा मालिक जमीन का बंदोबस्ती का पेपर लाए, उसका डेट याद रखें 1/1/1946 एकदम ये डेट है। हाँ, 1 जनवरी 1946 के पूर्व अगर जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त की गई है, उनके पास कागज है, लगातार रसीद कट रही है, उस किसी भी रैयत के पास में है तो उसका रैयती माना जाएगा। उसके बाद अगर किया गया है तो नहीं माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बंदोबस्ती, ये तो जमींदारों की है, बहुत सी बंदोबस्ती सरकार के द्वारा भी की गई है, जो आपका वो भी क्लास में बताया गया होगा कि भाई जो सरकारी भूमि है उस सुजोग श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 के लोगों को राज्य सरकार के द्वारा मैक्सिमम 2 डिसमिल से 12.5 डिसमिल तक बंदोबस्त की गई है। फिर आपका जो सैनिक है या उसके जो सैनिक वीर गति प्राप्त कर जाते हैं उनके परिवार के लोगों को, उन्हें भी 12.5 डिसमिल आवासीय और 1970 से पूर्व 5 एकड़ दिया गया था, उनको बंदोबस्त किया गया था कृषि योग्य भूमि, और 2 एकड़ किया गया, उसके बाद अब उसको परिवर्तन किया गया। फिर कुछ आपका जो शरणार्थी हैं बर्मा से आए हुए हैं या पूर्वी पाकिस्तान से, वो उन्हें भी बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती का प्रावधान लाए हैं, उसकी भी बंदोबस्ती की गई है। तो वो बंदोबस्ती अलग है और ये बंदोबस्ती आपका जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त की गई गैरमजरूआ मालिक, वो दोनों अलग है। ये आजादी के बाद जब हमारी सरकार बनी 1950 के बाद, बिहार सरकार के द्वारा भी भूमि की बंदोबस्ती की गई है। अब पूर्व में जमींदार थे बिहार सरकार के जगह पर, तो उनके द्वारा भी 1 जनवरी 1946 से पूर्व बंदोबस्ती की गई है, उसे नियमानुकूल सही माना गया है, ये आप जान लें। ये आपका बिहार भूमि सुधार अधिनियम यही आपका है जिस पर चर्चा आपको समक्ष किए। अब आइए बिहार भूमि सुधार, क्या कुछ इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न है क्या, हल्का फुल्का कहीं ऐसा देखिए, तभी समय है आधे घंटे में, एक बहुत छोटा सा ये पार्ट है, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्त में कोई ऐसी है तो कुछ 2-4-5 प्रश्न महत्वपूर्ण पूछिए। हाँ हाँ बोलिए, आ जाओ इधर तो सामने। हाँ बोलिए। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए। सर, आपके द्वारा बताया गया है कि मतलब वैसी भूमि जिसका मतलब जमींदारों के द्वारा मतलब पर्चा दिया गया है, बंदोबस्त किया गया, हाँ बंदोबस्त किया गया है 1/1/1946 के पहले, तो हाँ। उसका लगातार कटना चाहिए। अगर किसी के पास पर्चा तो है लेकिन वो तो लगान 4 नहीं, साल की रसीद कटी हुई है कि 46 से पहले का पेपर उसके पास में, तो उसको मानिए जो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ अगर लगान नहीं दिया है तो पहले तो वो लगान देगा या हाँ, उसका सर्वे उसको बोलिए अंचल कार्यालय जाओ, जाकर लगान वगान देकर अपडेट करा के लाओ, जो है तुमको मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अंचल अधिकारी को पक्षकार जरूर बना दीजिए, आपकी जवाबदेही कम जाएगी। चलिए, हाँ अमित जी, क्योंकि समय कम है, 2-4 प्रश्न से संबंधित कर लेते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है अपना। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, समय कम है। हाँ सर, जो वास्तविक पर्चा दिया जाता है, जो रेंज है 0.02 से कम डेसिबल से जमीन और 12.5 से अधिक ना हो, हाँ और सरकारी मतलब सरकार का आदमी ना हो, तो उसके वास्तविक पर्चा दिया जाएगा। तो ये रेंज क्या है? सहन, और उसमें बादी एक शब्द आता है सर, सहन और बादी के साथ। मकान में सहन, वो बास्केट पर्चा में बताया गए होंगे। बास भूमि में ये है कि मकान में सहन, मकान बनाओ और आगे में जो सहन भूमि होती है ना, पीछे में, उसको सब शामिल करते हुए बास भूमि उसे माना जाता है। क्लियर हो गया? आइए, बास्केट पर्चा से एक क्लास है नहीं, मगर आपने पूछा इसलिए बता दिया। चलिए कोई नेक्स्ट। हाँ अभी देखिए, यहाँ एक संजीत जी तो अक्सर प्रश्न करते हैं, चलिए बोलिए संजीत जी। हाँ, ये शेष लगान क्या होता है? शेष लगान आप जान लीजिए, लगान सरकार जो विशेष सर्वेक्षण में आप लगान बास भूमि का है ना, 1 रुपये प्रति डिसमिल, कृषि 75 पैसे डिसमिल, तो ये लगान हो गया।
इसके अलावा सरकार इसके अलावे जो है आपका कुछ टैक्स रखी है, उपकर, जैसे सेस, रोड सेस हो गया, वो 25% लगता है। फिर शिक्षा सेस, उस लगान का 50% हो गया। फिर स्वास्थ्य टैक्स लगती है, कर लगता है, वो भी 50% लगान का। और उसके बाद में 20% कृषि टैक्स लगता है, एग्रीकल्चर टैक्स लगता है। तब जाकर ये जो जितनी टैक्स लगा उस लगान के अलावे ये शेष हो गया। क्लियर हो गया? कहीं कोई संशय? हाँ बोलिए जल्दी से। ये एक क्वेश्चन। हाँ सर अभी अभी कल परसों में एक न्यूज आया, जो हाथी एक ऑनर है, हाँ उसके पास एक हाथी है, तो क्या किया, उसके पास जितनी जमीन है वो हाथी के नाम कर दिया, ठीक है, और उसका एक लड़का भी है। तो सर उस केस में क्या होगा? जमीन अगर हाथी मर जाता है तो कौन आना? अब देखिए वो संपत्ति उनकी सेल्फ एक्वायर्ड होगी तो हाथी को कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्वयं जमीन खरीदे हुए हैं तो आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। आप जमींदारों ने जब जमींदारी जा रही थी तो अपने जितने नौकर चाकर थे ना, सबके नाम पर कर दिए थे। जो आप नहीं देखते हैं, रैयत की परिभाषा में क्या है कि वो स्वयं या अपने परिवार के सदस्य या भाड़े या अपने स्टाफ किसी से भी खेती करा सकते हैं, उसे रैयत माना जाएगा। तो स्थिति में वो अभी पूर्णिया वगैरह जब जाएंगे सर्वे में ना, उत्तरी बिहार में, तो बहुत से जहां जमींदार लोग हैं अभी भी वो बेनामी संपत्ति उनको मिलेगी जो है, और सब कागज आप ही रखे हुए हैं। पर अब तो दिक्कत होते जा रहा है, धीरे धीरे आधार कार्ड लग रहा है, पैन नंबर लग रहा है, तो अब ये समस्या सर्वे, अगर आज सर्वे नहीं होने में ये भी एक कारण है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो मर जाएगा सर, तो ऑनर कौन होगा उस जमीन? ऑनर जो अब उसके नाम से कर दिया गया तो खत्म हो गया, तो फिर वो बिहार सरकार हो जाएगा, उसका कोई वारिस नहीं होगा। तो आपको बताया था ना कि राजगामित संपत्ति इसको कहते हैं। अगर वारिस है सर, वारिस है, हाथी का जो बच्चा होगा तो वारिस होगा, जो उसकी आमदनी होगी उसका लालन पालन होगा, उसका देखभाल होगा। नहीं नहीं, हाथी का जो मालिक है उसका लड़का है। नहीं, हाथी का मालिक लड़का नहीं होगा, हाथी का जो बच्चा होगा। हाथी को अगर कर दिया गया और आ जाए तो हाथी का जो बच्चा होगा वही ना वारिस होगा संपत्ति का। आप समझ लीजिए पहले। हाँ, अगर तो वो नाबल्द मर जाता है तो आप जान लीजिए कि उसी संपत्ति हाँ। को आपके क्लास में नहीं, एसओ के क्लास में हम बताए हैं कि राजगामित संपत्ति बोलते हैं, वो बिहार सरकार हो जाएगा। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ESCHEAT, ईस्टेट, ESCHEAT, ये स्पेलिंग लिख लीजिए, ESCHEAT, राजगामित, वो बिहार सरकार, उसकी प्रक्रिया है, आप समझ लीजिए। उसकी विस्तृत अभी नहीं बता रहा हूं, उसकी प्रक्रिया है, बिहार सरकार की संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया है। वो उसकी बेजाबता संभारता उसके होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो प्रक्रिया होती है, घोषित होती है, तब सरकार में नीत हो जाएगी। चलिए अभी अब हमारा एक और अभी टॉपिक है, उस पर बात करते हैं, फिर बात कर लेंगे हम लोग, फिर मौका मिलेगा। आप देखिए, आप सभी से अनुरोध है, हमसे आप रेवेन्यू से संबंधित जितनी अधिनियम में नियमावली है कुछ भी पूछिए, जितना हमारे उस समय याद में आ जाएगा वो अब जरूर प्रयास करेंगे बताने के लिए। हाँ, थोड़ा सा हिंदू सक्सेशन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, वो काफी बृहद है, सब कुछ उसकी जुबान पर याद नहीं रहती है। हाँ चलिए, वो आप भी जब काम करेंगे तो आपको भी उस समय रखना होगा अपने पास में। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त है, लैंड सीलिंग मैनुअल जो है, जिसे कहते हैं, ये लिख लीजिए, बहुत कम लोग बताएंगे, बिहार भूमि सुधार। लिखिए, बिहार भूमि सुधार, पूरा इसको क्या कहते हैं, सीलिंग मैनुअल को क्या कहा जाता है? बिहार भूमि सुधार, ब्रैकेट में लिखिए अधिकतम सीमा निर्धारण। बिहार भूमि सुधार, ब्रैकेट दीजिए अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अधिनियम 1961, ये पूरा नाम है, बिहार लैंड रिफॉर्म्स सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 1961। बिहार भूमि सुधार, एकदम अच्छा से लिख लीजिए, बिहार भूमि सुधार ब्रैकेट में अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन, ब्रैकेट बंद, अधिनियम 1961। बिहार लैंड रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड, अंग्रेजी में ब्रैकेट बंद, एक्ट 1961, रूल 1963। बिहार, फिर बोल देते हैं, बिहार लैंड रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961,
रूल 1963 ये किसके लिए आया, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको क्या पता है कि जब जमींदारों से ली जा रही थी तो जमींदारों ने सुप्रीम कोर्ट तक वर्तमान सरकार को ले गई, और वहां भी जाकर जब आप सभी अवगत होंगे, संविधान में इसी समय संशोधन किया गया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार में वहां इस भूमि सुधार को संविधान के आर्टिकल 9 में शामिल किया गया कि भाई वो कहने लगा कि तो संपत्ति मेरी है, मेरा अधिकार है, हम किसे देंगे। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर कर नेहरू जी वहां डाले आर्टिकल 9 में लैंड रिफॉर्म्स को कि वो सरकार का यहाँ हित होगा। और उसके बाद इसकी भी घटना कुछ अलग है, जब उस समय के भी सहाय आपके राजस्व मंत्री थे श्री कृष्ण सिंह माननीय, वो आपके बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, और ये जमींदारों के पास जमीन थी, तो वो जब हाईकोर्ट तक गया तो इसे एक्ट भी बनने लगा, तो अपने ढंग से बनवाने का प्रयास किया, जो आपको बताया बास भूमि की परिभाषा है, खास कब्जा है, फिर उसके बाद में सेक्शन 5, सेक्शन 6 और 7 कि भाई ये हमारा बास भूमि है, इसका लगान हम न भी देंगे तो मेरा होगा, 6 में कुछ लगान देकर भी हम अपने पास रखेंगे, फिर 7 में भी जो मेला वगैरह जबरदस्ती छीना गया, कुछ भी उसका दबाव बनाया। जब ये सब वेस्ट हो गया, जमींदारी हमारे राज्य सरकार में निहित हो गई, तो सरकार ने फिर ये एक्ट लाया। एक उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के पास ये एक सीमा तक जमीन हो। तो ये क्या एक्ट है भैया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया, एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961 का इसकी एक सीमा निर्धारित की गई। इसमें क्या है भाई, परिभाषा तो आप बता दिया, धारा 1 में क्या होता है, उसका विस्तार मतलब पूरे राज्य में लागू होगा, और उसके बाद परिभाषा है अधिनियम का प्रभाव जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से लागू होगी। अब इसके हम संक्षिप्त में अब आइए, यहाँ क्लास 1 लैंड माना गया 15 एकड़, उसको कहा किस कैटेगरी को रखा गया, एक से अधिक मौसम में सिंचाई की व्यवस्था कम से कम 2 फसल उगाने वाली जो जमीन होगी जिस व्यक्ति के पास होगा, और राज्य सरकार के द्वारा जो ट्यूबवेल लगाया गया, इस ट्यूबवेल राज्य सरकार के जो साधन दी गई सिंचाई का, उससे उस साधन से जो सिंचाई करते हैं वो व्यक्ति 15 एकड़ तक जमीन अपने पास रख सकते हैं। उस तरह की जमीन एक व्यक्ति, यूनिट निर्धारण किया गया, एक व्यक्ति जो है वो आपका 15 एकड़ तक रख सकते हैं। फिर सीलिंग 2 क्लास 2 लैंड, पहला लैंड था कि एक से अधिक मौसम में सिंचाई की व्यवस्था, कम से कम 2 फसल उगने वाला, और राज्य सरकार के द्वारा सिंचाई की साधन दी गई हो, स्टेट ट्यूबवेल है, इस तरह से नहर, इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा था, वो उस तरह का जो उस क्षेत्र में जो जमीन पड़ती है एक व्यक्ति 15 एकड़ तक जमीन रख सकता है। ये हो गया क्लास लैंड 2। क्लास 2 लैंड क्या था भाई, ये 18 एकड़, ये कौन लोग रख सकते हैं, कौन सी खेत रख सकते हैं कि एक से अधिक मौसम में सिंचाई की व्यवस्था, नलकूप, उद्भव सिंचाई, सिंचाई निर्माण प्राइवेट द्वारा जो अपने निजी स्रोत से अगर सिंचाई करते हैं, वो तरह की 18 एकड़ जमीन। सिर्फ आप जान लीजिए, ये सर्वेक्षण में जरूरत नहीं है, तो क्या आपकी जिज्ञासा होगी, ग्रामीण परिवेश से आप आते होंगे, कई बार क्लास में इस तरह से पूछा भी गया है मुझसे। फिर क्लास 3 लैंड 25 एकड़, एक से अधिक मौसम में पानी की व्यवस्था, प्राइवेट नलकूप या बिजली डीजल से एक मौसम में, एक से अधिक मौसम में पानी की व्यवस्था स्वयं करना है, और एक मौसम में, तो उसी स्थिति में 25 एकड़ जमीन। फिर चौथा है 30 एकड़ जमीन, बाग बगीचा उद्यान, इस तरह की अगर जमीन है, बाग बगीचा वाला जमीन है, तो आप 30 एकड़ आप रख सकते हैं। समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा जो भी नियम और कानून बनते थे, तो सब लोग आप ही के परिवार से राज्य सरकार में होते थे, सब लोग जुड़े हुए होते थे, तो थोड़ा सा आपके मन के भी अनुकूल बनती थी, तो इसलिए बाग बगीचा वाला भी 30 एकड़। फिर है 37.7 एकड़ चौर दियारा भूमि, जो चौर था अगर जमींदार का है तो 37.7 एकड़ जमीन इसके नाम पर वो रख सकते थे, चौर दियारा वाला भी जमीन। फिर है क्लास 6 लैंड 45 एकड़, छठा क्लास 6 लैंड 45 एकड़, माने पहाड़ी रेतीली जंगली जलमग्न भूमि, जो जल से डूबा हुआ भूमि है, वो 45 एकड़ तक जमीन रख सकते थे।
अब आइए सेक्शन 5 इसका क्या कहता है, कोई भी अधिकतम सीमा से अधिक भूमि धारण नहीं करेगा, कुटुंब के सभी सदस्यों द्वारा धारित हो, संयुक्त रूप से हो, कुटुंब द्वारा धारित समझी जाएगी। जो 9970 के पहले दान या सेल से वैध माना जाएगा। अगर दान सेल से प्राप्त किए हैं 99/1970 से पहले तो उसे वैध माना जाएगा। दान में या सेल से प्राप्त किए हैं तो जमींदारों ने क्या किया था कि वो दान कर दिया था किसी व्यक्ति को, तो उसके वो 9970 से पहले उसे माना जाएगा। वहां भी थोड़ी सी उनकी भी हित की रक्षा की गई, इस बना ये एक्ट तो उनकी भी हित की रक्षा की गई। और उसके बाद में वो फिर उसके आगे व्यवस्था है कि भाई उसे नोटिस दिया गया, अगर उससे अधिक ज्यादा जमीन है उनके पास में नोटिस देकर उनसे पूछा गया, वो वंशावली दिए और इस प्रकार से उसकी आम सूचना वगैरह निकाला गया। और उसके बाद वो प्रक्रिया अंचल कार्यालय का है, उतनी विस्तृत जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तो सिर्फ इतना ही जानना है कि आपके पास जो सीलिंग में सरप्लस लैंड होगी, जो आपको बताया कि अधिशेष जो भूमि अर्जन, जो अधिशेष भूमि हुआ, एक्स्ट्रा भूमि जो हुई, सरप्लस लैंड हुआ, उसकी वितरण किया गया। जो उसकी कलेक्टर जो है उसको एक सूची लेते थे और जो उस गांव के ही लाभार्थी होते थे उनके अंतर्गत वो वितरित किया जाता था। इस प्रकार से वो रूल में वो व्यवस्था है कि उस गांव के रहने वाले थे, उसमें भी कंडीशन है, धारा 27 रूल 27 है, उसके अंतर्गत जो है ना उसी गांव के होना चाहिए, उसके बगल वाले गांव का होगा तो उन्हें कितना दिया जाएगा। इस तरह से वो धारा 27 के अंतर्गत उस जमीन वितरण करने की व्यवस्था की गई है। उससे भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो सर्वेक्षण करना है। तो आप इतना महत्वपूर्ण बातें ये जान लें कि जिस व्यक्ति ने आपको लाल पर्चा लेकर आया कि जमीन मुझे सीलिंग में मिला है, आप ध्यान दें, और राजस्व रसीद भी दे रहा है, तो उसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि जितनी चीजें आपको जो बताया आपको जो अधिनियम में है वो आपके उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप जान लें कि ये क्लासिफिकेशन आपको लैंड का बता दी कि इतना इतना रखना था, आपको क्या करना है ये आप जान लें। जो व्यक्ति मान लीजिए कि हमने आपके पास पहुंच गया कि लाल पर्चा से मुझे मिला है और राजस्व रसीद कट रही है, कटी हुई है, आप मुझे मेरा खाता खोल दीजिए, खेसरा पंजी का संधारण कर दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप खतियान आपके पास में है, गत अधिकार अभिलेख किसके नाम से था, कौन सा रैयत दिया, उस पर्चे में भी लिखा रहती है, एंट्री रहता है, उसका आवंटी का नाम पूरा पता होता है और जमीन का विवरण भी दिया रहता है, किस व्यक्ति का पूर्व में था आप जान लीजिए। तो उसी स्थिति में उस रैयत से संपर्क कीजिए, या आप कानगो हैं, जब आप सुनवाई करेंगे तो उन्हें सूचना निर्गत कर दें, या यादाश्त प्राप्त करने के समय उस गांव में जाएं, उस रैयत से पूछें कि क्या इस जमीन जो आपको लाल आपकी जो सरप्लस लैंड है जो वितरित की गई है उसके बारे में कोई न्यायालय में तो मामला नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट में तो नहीं चल रहा है, माननीय न्यायालय में या माननीय उच्चतम न्यायालय में तो नहीं चल रहा है। अगर वो कहेंगे कि नहीं भाई मामला चल रहा है, हम वहां से केस जीत चुके हैं, इनकी जो इनको जो पर्चा दिया गया है वो रद्द कर दिया गया है, तो उसी स्थिति में उस लाभार्थी के नाम से आप खाता नहीं खोलेंगे, आप उसको पूरी नोट उनको आप प्रपत्र 8 में आपत्ति में आप स्वयं भी उसको सूचना देकर उन खेसरा पंजी में यादाश्त पारित करने के समय सूचना देकर आप उसी हिसाब से उस पर्चा को रद्द मानते हुए उस रैयत के नाम से आप खोलेंगे। ऐसा अभी बहुत सी मामले जिलों में ऐसा मिलेगा कि पर्चा दे दिया गया, इसी बीच में इसमें प्रावधान है कि आपका जो रैयत है वो आपके डिपार्टमेंट में जाकर रीओपन कराकर वहां से फैसला लेकर उस पर्चा को रद्द करा दिया, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से वो रद्द हो गया, तो जो पर्चा रैयत के पास में तो है, रसीद भी उसके पास में, उसके आधार पर दावा प्रस्तुत करेगा। तो जिस रैयत की जमीन है उसे अगर आप सूचना निर्गत नहीं करते हैं या उनसे जानकारी नहीं लेते हैं तो मालूम होगा कि उस रैयत को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से उसे फैसला मिल चुका है, उनका है, और आप पर्चाधारी के नाम से आप, क्योंकि वो उसमें नियम है कि पर्चा वापस ले लेना है रैयत से, मगर हुआ नहीं, अंचल कार्यालय से ऐसा किया नहीं जाता है, उसी रैयत के पास में रह गया, तो उसी स्थिति में आप परेशानी में बढ़ जाएंगे, आपके द्वारा खाता खुलेगा तो आप पर बहुत सी परेशानी बढ़ेगी। तो आप ये सावधानी रखने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है बातें हैं। और बाकी सीलिंग में आपसे संबंधित नहीं है, सीलिंग जो था, और आज ग्रामीण जो 45B में जो था बिहार सरकार में रीओपन कराना, वो भी निरस्त कर दिया गया कि एक बार जो निर्णय हो गया तो
तो हो गया। क्योंकि रैयत क्या करते थे कि कभी राज्य सरकार के में चले जाते थे या हाई कोर्ट में चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, अब पेंडिंग रखे रहते थे। इसलिए ऐसा है। तो आप जब भी कोई लाल पर्चा लेकर आपके पास रैयत आता है तो आप संबंधित रैयत को से पूछ लें या उन्हें पक्षकार बनाकर उनसे भी ले लें कि भाई न्यायालय से कोई उनके पक्ष में तो फैसला नहीं गया या मामला न्यायालय में तो नहीं है, लंबित है। तो उसी स्थिति में आप जो खाता खोलेंगे है, अगर पर्चा मिला हुआ है तो लाभार्थी के नाम से खोलेंगे। अगर वो रद्द, अगर उनको फैसला मिल गया रैयत को और उनके पक्ष में गया हुआ है, अंचल कार्यालय से आप सीओ को भी पक्षकार बनाकर जानकारी ले लें कि वो उस जो रैयत को जो पर्चाधारी है उसके नाम से जमाबंदी चल रही थी वो रद्द कर दी गई है, तो जमीन तो पुनः वापस हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, पूर्व रैयत के नाम पर वहां अगर वापस हो गया और यहाँ आपको जानकारी नहीं है, वो पर्चा दिखाकर आपसे खाता खुलवा लेगा, सर्वेक्षण में खेसरा पंजी का संधान करा लेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस स्थिति में इस बिंदु पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यही महत्वपूर्ण है सीलिंग में आपको जानना। चलिए, समय कम है, 10 मिनट में कुछ कुछ प्रश्न कर लेते हैं आप लोगों से। चलिए, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए पंकज जी, भाई आपसे बात करें, आपका स्पेशल है। हाँ दे दो। बोलो पंकज जी। हम हाँ बोलिए पंकज जी। हाँ तो लिखिए ना इसमें नाम। हाँ 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 बोलिए प्रेमचंद जी, क्या प्रश्न है? सर सुरभि मैम से क्वेश्चन था थोड़ा सर। आज हम लोग का ना सर इंटरव्यू है 22-23 का, कितने बजे सर? सर उसकी आईडी क्या होगी? 2 बजे से है, 2 बजे से है। उसकी आईडी क्या होगी सर? क्योंकि आईडी नंबर चेंज हो जा रहा है सर। वो बताएंगे। अभी हमसे संबंधित जो प्रश्न है इस समय का लाभ लें आप। सर हाँ, सर सर हाँ चलिए, ठीक है, बस यही कोई और प्रश्न? हाँ हाँ बोलिए आशुतोष जी। हाँ बोलिए। बोला था जो ये जो खास ये जो गरमजरुआ खास जो भूमि होती है सर, हाँ तो उसको बंदोबस्ती अभी बताया हमने वो की जा सकती है। हाँ, एक 46 में कहीं पढ़ा था। हाँ हाँ, 46 के पहले अगर उसके चल रहा है, लगान और जमा कर रहा है तो उसका बंदोबस्ती हो सकती है। हाँ हाँ, वो जमींदारों को द्वारा करना था। और इसको रेंट पे दे सकते हैं क्या? सरकार इसको रेंट पे दे सकती है क्या? रेंट वो तो सरकारी भूमि की बंदोबस्ती फिर अलग प्रावधान है। उसी स्थिति में सरकार लीज भी करती है तो सरकार के अंदर से है ना, लीज कर सकती है सर। हाँ सरकार के द्वारा किया जाएगा। हाँ सरकार के द्वारा किया जाएगा। हाँ अब तो सरकार है तो सरकार उसको कर सकती है लीज के अंतर्गत। चलिए और चलो नेक्स्ट पेज। हाँ बोलिए निशा जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, कोई सरकारी भूमि है और उससे सरकारी कॉलेज बना हुआ है, तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगी या डिपार्टमेंट? नहीं, कॉलेज सरकारी बनी हुई है कि निजी कॉलेज बनी हुई है? सरकारी तो कॉलेज के नाम से खाता खुलेगा। अब बिहार सरकार कहाँ हो गया? उस संस्था के नाम से खुल गई, उस संस्था का होगा, संस्था को मिला होगा लैंड एक्विजिशन करके या कैसे जो है आप देख लें, उसके पास पेपर दस्तावेज होगी। हाँ संस्था में तो ये है एक्चुअली ये है कि अगर सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया गया होगा तो लगान एक मुश्त 25 साल के लिए ले ली जाती है। आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए अमित कुमार चौधरी जी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। बोलिए। हाँ अमित कुमार चौधरी जी। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। नमस्ते सर, ये सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीमा क्या है सीलिंग? आपको पता है ना कि एक सीमा तक जमीन को रखना था उनको, जो है उसको अलग अलग 15 एकड़ 18 एकड़। समझ गए सर, क्लास 6 क्लासिफिकेशन है वो समझ गया मैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अगर सीओ साहब दुर्भावना में किसी रैयत का जमाबंदी पंजी कैंसिल कर देते हैं, गुस्से में या जो भी कहिए किसी भी कारण कैंसिल कर देते हैं,
उस केस में अगर ऐसा हम लोगों का सर्वेक्षण के दौरान ऐसा केस अगर आता है तो हमको क्या करना है? अंचल अधिकारी दुर्भावना जमाबंदी जमाबंदी को रद्द नहीं कर सारा जो भी आवासीय आप भी जान लें सर, किसी भी जमाबंदी को अंचल अधिकारी जो है दुर्भावनावश वो जमाबंदी रद्द नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जमाबंदी रद्दीकरण के लिए आप दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण का प्रावधान है, अपर समाहर्ता के द्वारा किया जाएगा। आप समझ लें। तो सीओ किए हुए हैं सर। अब ये निजी प्रश्न है, सीओ साहब कैसे किए, क्या किए, उसके बारे में तो पेपर देखने के बाद में ना, इस पर बात नहीं करें हम। अगर सर ऐसा केस मिलता है फील्ड में तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? आप सीओ को पक्षकार बनाएंगे, सीओ से पक्षकार बनाएंगे। अगर रैयत हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको क्या बोलेंगे कि आप सीओ के पास जाओ? रैयत ही, आप पहले उसके पेपर देखिए, उसके बाद अगर सीओ साहब कर दिए तो उसको कहिए कि अपील में जाओ। रैयत को कहिए अपील में जाओ, अपील में जाओ, अपील में जाकर तुम डिग्री लेकर आओ, तुम अपने पक्ष में करा कर आओ, तुम्हारा हम खाता खोल देंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक, थैंक यू सर। हाँ बोलिए मनोरंजन कुमार जी। हेलो सर। हाँ हेलो सर, अनावाद बिहार सरकार में किस प्रकार की भूमि आई? अनावाद बिहार सरकार तो स्वयं भूमि है भाई, वो सरकारी भूमि है। किस टाइप की भूमि उसमें दिया जाएगा? मालिक भूमि है, वो बिहार सरकार हुई। अनावाद बिहार सरकार की भूमि है, समझ लीजिए। वो बिहार सरकार अपने किसी ये भूमिहीन परिवार है सुजोग श्रेणी के, उसे बंदोबस्त कर सकते हैं या अपने उपयोग में ला सकते हैं। सर जो बंदोबस्त कर दिए वो तो उस रैयत के नाम से किया जाएगा। रैयत के नाम से जाएगा। फील्ड में किस प्रकार की भूमि आएगी जिसमें अनावाद बिहार सरकार दिया जाएगा? आप जितनी जमीन अगर कैडस्ट्रल सर्वे जो में अनावाद बिहार सरकार है, मैंने गरमजुरा मालिक भूमि है, डिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार अगर बंदोबस्त नहीं किया गया है तो फिर पुनः फिर स्पेशल सर्वे में भी अनावाद बिहार सरकार में दर्ज होगा। जी सर। अगर ऐसा कुछ ऐसा मिला कि बिना बारिश का कोई जमीन है, कहीं लावारिस पड़ा हुआ है, कोई उसका बारिश नहीं है, कोई नहीं है, तो अनावाद बिहार सरकार खाते में जाएगा। वाली अनावाद बिहार सरकार में चली जाएगी। नेक्स्ट। चलिए नहीं, हाँ बोलिए तमन्ना जी, बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ, कि मुस्लिम लॉ में अगर किसी की माँ के नाम से जमीन है और उसकी माँ मर गई है, और क्या वो जमीन में उसकी बेटी का हक हो सकता है? ये तो पूरा विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा, इस प्रश्न का जवाब अभी हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप बेटी का हक होगा कि नहीं होगा, मुस्लिम लॉ जो है ना पूरा, अभी एक आपको शुरू में ही बताया कि एक नजर में इस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है बिना पूरी गहन अध्ययन किए हुए, देखे हुए। आप भी अगर उसको कीजिएगा, निर्णय ले दीजिएगा तो पहले अपने पास रखिएगा मुस्लिम लॉ और तभी निर्णय दीजिएगा, उसको पढ़कर स्टडी कर जो है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहती है, बहुत विस्तृत चीजें हैं, उसको पूरा अपने पास भी बुक्स रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और रखकर ही निर्णय दीजिएगा। उसको देखना पड़ेगा कि मुस्लिम लॉ में अगर वो माँ मर गई या माँ अगर जमीन खरीदी है तो बेटी का भी शेयर तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बेटा पुत्र पुत्री जो है दोनों का निर्णय होगा, उसका अंश अलग अलग तरीके से निर्धारण होता है, आप समझ लीजिए। नहीं सर, पुत्र नहीं है, सिर्फ बेटी है। पुत्र नहीं है तो बेटी का होगा एकदम 100%, तो फिर पूछना ही नहीं है, फिर कहाँ इसमें संशय की बात है। आपका ही मामला है क्या? हाँ मेरा ही है सर। और अगर उसके पिता मतलब पिता से कोई और है तो क्या? पिता कोई और है तो उसको पिता से नहीं मतलब है, वो था मतलब अगर हमको कोई और भाई है, बहन है दूसरे घर में, तो क्या ये हो सकता है? दूसरी माँ से? हाँ दूसरी माँ से? जी सर। दूसरी माँ से तो नहीं होना चाहिए, उसको जैसा देखना पड़ेगा पूरा विस्तृत रूप से। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। देखिए चंदन कुमार जी इधर प्रश्न करना चाह रहे हैं, बोलिए चंदन जी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए जल्दी जल्दी। सर अभी सर आपने पढ़ाया सर अधिकतम सीमा निर्धारण सर। हाँ। तो सर इसमें कोई रैयत सर इसमें क्या 2 प्रकार की भूमि अपने पास रख सकता है क्या? जैसे क्लास 1 और क्लास 3? हाँ हाँ, उसका था पूरा, यही सब ना पेचीदा था जो लंबा खींच कर ले गया, जो है सफल नहीं हुआ। वो था पूरी जो है ना, पूरी एक्ट में बहुत सी इसमें समरीज हैं, हाईकोर्ट का निर्णय आया है, वो रख सकता है। भूमि का तो लैंड का जो प्रकार जो होगा अलग अलग होगा ही ना, किसमें कौन सी प्लॉट जिसमें सरकारी व्यवस्था से सिंचाई होता है, कुछ में उसका प्राइवेट होता है, तो सबका वो अलग अलग था। हाँ, तो सर ऐसे हिसाब तो सर 150 एकड़ लगभग रख लेगा सर एक रैयत?
क्या इस हिसाब से सर 150 एकड़ रख सकता है एक रैयत अपने पास? अरे इसलिए ना उसको बचाव हुआ, उसको निकल के भागा। सरकार चाहिए उसको पकड़ना, उसी पाइपलाइन से ना निकल गया। तो इसको वही सब ना दिक्कत है। आज इतनी सफल होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो है सीलिंग एक्ट आई तो जितना आना चाहिए नहीं हुआ। अगर सीलिंग एक्ट में सरप्लस लैंड भी घोषित कर दिया गया तो रैयत इस एक्ट में इतना ज्यादा है, उससे जो है ना हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, अंत में क्यों ना फिर साला राज्य सरकार के यहाँ चलाया, रीओपन किया, मालूम हुआ कि कितने लोग साला मर गए जो है। और पर्चाधारी को पर्चा भी मिल गया, उसके बावजूद भी साला उसको रद्द करवा दिया जो है। तब तो सर जमींदारी खत्म नहीं हो सर, जब 150 एकड़ रखेगा। तो आज ये आप भी ग्रामीण प्रवेश से हैं, आज भी बहुत लोगों के पास जमीन तो अधिक से अधिक है ही। 2-2 हजार एकड़ है सर, मैं तो जहां तक देखा हूँ। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए हाँ बोलिए। हाँ मनोरंजन कुमार, अरे बोलिए। हाँ मंटू कुमार जी, अरे इधर। हाँ बोलिए। एक एक्चुअली हमें प्रपत्र को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। जैसे जो बोलते हैं कि खाता खोलना है, तो मैंने प्रपत्र 6 जो देखा था सर, उसमें 2 कॉलम आते हैं खाते में, एक नया आता है एक पुराना आता है। आपको पता है ना, ये जो है स्पेशल एक्ट है वो खेसरा पंजी जो है ना, पुराना वाला संशोधित हो गया है, नया प्रपत्र आ गया है उसमें है। तो आप नया वाला जो आपको पता है प्रीतम लॉ से जो लेंगे ना, उसमें नई वाली है प्रपत्र। और हमारा जो वेबसाइट पर जाएंगे, विभाग के वेबसाइट पर, वहां भी नई वाली पत्र डाला हुआ है। और आप जब काम करेंगे वहां खेसरा पंजी आपको स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ मिलेगा, उस हिसाब से आप उसका संधारण करेंगे। और जब अगर मेरा क्लास अगर रहा खेसरा पंजी का संधारण का तो आपको बता देंगे। चलिए। तो ये क्या नेक्स्ट? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए अरविंद कुमार जी। हाँ सर हेलो। नमस्कार सर। बोलिए सर, जो आप जमींदारी प्रथा के बारे में बताए सर, मेरे गांव में भी एक ऐसा मामला है कि जमींदार जो है उसके पास बहुत सारी जमीन थी, और वो कहीं बाहर चले गए और उसकी डेथ हो गई। हाँ, और उसका कोई वारिस भी उस गांव में अभी तक नहीं आया है। और जो उसके यहाँ काम करते थे वो उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं सर, और घर बना लिए, उपयोग कर रहे हैं कृषि के लिए। तो उस स्थिति में अगर विशेष सर्वेक्षण क्रम में अगर आएंगे वो खाता खुलवाने के लिए, तब हम क्या करेंगे सर? आप उनसे पेपर मांगिएगा किस आधार पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। और जब उनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो संबंधित सीओ का रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये जमीन का जो है आज जो पूर्व का जो अधिकार अभिलेख है उसी पर रखिएगा आप जो है। जी सर। और सीओ को रिपोर्ट कीजिएगा उसको। जी। और ये जो घर उड़ बना लिए हैं सब, पक्का घर सब जो बना लिए हैं, अगर बाद में पता चला कि उसके पास बंदोबस्ती नहीं किया हुआ है, कोई पेपर नहीं है, वो उसी स्थिति में हो सकता है कि अंचल कार्यालय से वो बास्केट पर्चा वगैरह ले लिया होगा सर। वो प्रावधान है उसको लेने का? हाँ, लेने का था ही ना, बास्केट पर्चा वही। जमींदार अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं किया हुआ तो ऐसे थोड़े लेगा जो है। वरना बनवा लिया है तो अवैध दखल रहेगा ही। चलिए राम कुमार जी बोलिए। हाँ बोलिए राम कुमार जी। हेलो जी सर। हेलो। बोले सर, प्रभारी पदाधिकारी पूरे सर्वे में कहाँ सुनवाई करेंगे सर? वो कहीं उनको सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, केवल लगान का निर्धारण में उनका बस रोल है। अब बाकी आपका कार्य में उनको जांच करना है। इस्तेमाल में, खानापुरी में सब में उनको जांच करने का अधिकार दिया गया है। उनका रोल कहीं सुनवाई में नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और। बोलिए सत्य प्रकाश जी। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए ना सत्य प्रकाश जी, आवाज आ रही है? बोलिए जल्दी से। अब आवाज आपकी नहीं आ रही है सत्य प्रकाश जी, फिर आपसे बात करेंगे बाद में। चलिए और कोई आप लोगों से? चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए प्रताप जी, समय समाप्त हो रही है। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ ये मेरा कहना था सर कि जैसे मान लीजिए सर कोई कृषि जमीन ही है, जैसे अभी गांव देहात में तो आदमी का कृषि जमीन करें तब जो है अपना मकान बना लिया है, तो कृषि भूमि कृषि भूमि था, मकान बन गया तो बास भूमि का लगान निर्धारण करेंगे आप। लगान निर्धारण तो सर उसका अलग रहेगा ना? हाँ बास भूमि का करेगा। आज की जो स्थिति है उसी अनुसार से उसका करेंगे। चलिए गौतम कुमार, समय समाप्त है, थोड़ा सा जल्दी बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है? सर ये कह रहा था कि
हाँ सर, ये बिहार भूमि सुधार में सर, ये धारा 4 का एच फिर से एक बार आप बोल देते हैं सर। 4H है, 1146 के बाद हाँ। अगर कोई जमींदार ने जमींदारी विफल होने करने के उद्देश्य से किसे बंदोबस्त कर दिए तो समाहर्ता उसी धारा के अंतर्गत जो गर्मजरुआ मालिक भूमि का जमाबंदी चल रही है उसका सीओ प्रस्ताव बना के भेजते हैं और समाहर्ता संबंधित पक्ष को सूचना देकर उसे जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करते हैं। बस वही है जमींदारों के द्वारा। चलिए सर, हेलो। हाँ। सर कह रहे थे कि एक जो हमारा टेक्निकल जो मैनुअल टेक्निकल जो है सर हमारा, उसमें सर ऑर्डर शीट सर उसमें कहाँ पर होगा सर? वो आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। अभी जो कल क्लास है ना आपका, चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, आपसे हाँ शेयर करेंगे ऑर्डर शीट को तैयार करके, जैसे एसओ का शेयर किया गया था ना वैसे ही किया जाएगा। चलिए शिवम जी बोलिए। हेलो नमस्कार सर। हेलो बोलिए शिवम जी जल्दी सा। 2 प्रश्न। हाँ सर बोलिए, आवाज। हाँ, बकास्त और जिरात के बीच का अंतर क्या है? अरे बकास्त भूमि जो है जमींदारों कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद डिफरेंस सर। हाँ डिफरेंस है। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद जो उसकी निजी कृषि योग भूमि थी वो जिरात थी। कैडेस्ट्रल सर्वे से पहले, बंगाल सर्वे से पहले 3 मार्च 1883 से पूर्व 12 वर्षों से लगातार वो निजी जमीन के रूप में वो रख रहे थे और उसमें सीर कामत जिरात सब एक ही जैसी जमीन है, भूमि है, समझ लीजिए। चलिए अब वो सब जिरात भूमि मिलेगा नहीं, सब जमींदार अपना लगान उगान करा लिया। हाँ शोएब अहमद बोलिए, बोलिए शोएब अहमद जी। सर हाँ। 1940 से पहले गवर्नमेंट लैंड जो है गैर मजरूआ आम का देखना या खास का? क्या चीज पे? गैर मजरूआ आम का पेपर देखना है या खास का? 1140 से दोनों अलग अलग भूमि है। गरमजरुआ आम को भी देखना है, गरमजरुआ खास का भी देखना है। कोई भी अगर रैयत जो है किसी गरमजरुआ आम या खास या बोल रहा हूं और कि अगर किसी पर दावा करते हैं तो उसका पेपर देखना है। गरमजरुआ आम जमीन जो होती है सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, आहार, रास्ता, पैन, उसके अंतर्गत तालाब भी होता है, कुछ परती भी कहीं कहीं मिल जाएगा। गरमजरुआ मालिक जो है वो जमींदारों की खास था, उस समय जमींदार तो वो मालिक थे, अब बिहार सरकार हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए रोशन जी। सर सुयोग्य श्रेणी के उम्मीदवारों को जो 5 डिसमिल जमीन प्राप्त होता है सर, वो किस एक्ट के तहत दिया जाता है? महादलित परिवार को क्रय नीति के तहत दिया गया है 5 डिसमिल। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी थे तो 3 डिसमिल को 5 डिसमिल कर दिए थे। अभी वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो 3 डिसमिल महादलित परिवार जो बास भूमि नहीं है, वो बास रहित परिवार था, उन्हें प्रावधान किया गया कि उसे 20,000 रुपया देकर, अब बाद में हुआ कि बाजार दर के आधार पर उसको देकर उसे जमीन खरीद कर दिया जाए। उसमें अंचल अधिकारी फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, बिचवान का काम करते हैं। आप उसको तय कीजिएगा, अंचल अधिकारी पैसा देंगे और जाकर वहां रजिस्ट्री करा देंगे। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर पे चलो ना, 11 नंबर पे चलो खत्म। हाँ बोलिए, बढ़ो। नहीं है कोई? हाँ बोलिए, और कोई है? चलिए हो गया ना, चलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कुछ अवश्य सीखने का प्रयास किया, सुने तो कुछ जानकारी हुई आप लोगों को। क्या संजीत जी, क्या कुछ समझ में आया? सर मेरा एक क्वेश्चन है कल का क्लास के लिए। सर ऑर्डर राइटिंग का जो भी पढ़ाइएगा सर स्क्रीन शेयर करके पढ़ाइएगा। हाँ स्क्रीन शेयर करेंगे, जा रहे हैं यार उसी को बनाने के लिए पहले जो है, तब आपसे शेयर करेंगे। कैसे मैटर आएगा, किस स्टेज में लिखना है? देखिए बहुत सा मैटर भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। ऑर्डर राइटिंग केवल आपका एक प्रारूप होगा कि आप किस एक्ट के तहत आप सूचना निर्गत कर रहे हैं, और जब रैयत उपस्थित हुआ तो कैसे किसकार लिखेगा, या आप लिखेगा अभिलेख उपस्थापित, सूचना तामिला प्राप्त, और रैयत दावाकर्ता उपस्थित, और उसकी हाजिरी लगेगी, उस हाजिरी पर दस्तखत कीजिएगा, उस अभिलेख के पाठ हो जाएगा। तो ये तरीका बताएंगे। फिर दावाकर्ता या आपत्तिकर्ता
क्या बयान दिया उसको आप दर्ज करेंगे और उसके बाद में फिर अगर आपको जरूरत लगा कि नहीं दावाकर्ता का असल सत्यापन भी कराया जाए तो अमीन को जांच प्रतिवेदन हेतु आप निर्देशित करेंगे और पुनः फिर अभिलेख आप लिखेंगे, अभिलेख इतना दिनांक तारीख को उपस्थापित करें और दस्तखत करके फिर अभिलेख पेशकार को दे देंगे। पेशकार फिर आपको उस तारीख को अभिलेख उपस्थापित करेगा, लिखेगा अभिलेख उपस्थापित, दावाकर्ता या प्रतिवादी जो होंगे उपस्थित, अमीन का प्रतिवेदन प्राप्त, अमीन के द्वारा ये प्रतिवेदित किया गया और उसके बाद में आपके द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय देंगे। यही पाठ है, समझ गए? चलिए हम लोग को सर रहती जमीन का ही मिलेगा ना? रहती जमीन का तो मिलेगा बाबू, दोनों मिलना है। अगर सरकारी जमीन का भी आपत्ति आ जाए क्या कोई दावा कर रहा है, अंचल अधिकारी को पक्षकार बनाएंगे उसमें। हाँ। तो एक उदाहरण के तौर पर यह अभिलेख जैसे बोले आप, वो लिखा हुआ मिलेगा जो कि कैसे कैसे आप सुनवाई की प्रक्रिया करेंगे। बाकी तो आप जब फील्ड में काम करेंगे तो रकबा से सुधार से संबंधित, गरमजरू आम से संबंधित, वो तो इतना रेवेन्यू में जब नौकरी करने आ गए हो तो ये अथाह सागर में तैरना है और उसके लिए पढ़ना है और करना है, समझ लो। ये अथाह सागर है, हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार का है कॉम्प्लिकेशन जो है। कभी कभी इतना ज्यादा वहां तुम्हारे न्यायालय में तुमसे झंझट करने लगेगा कि अभी हमको कीजिए, ये कीजिए, तो तुमको फिर वो डेट देकर भागना पड़ेगा जो है फिर उसके बाद। मगर वहां सरकार आपको भी बांध दी है समय सीमा कि आपके द्वारा जो सुनवाई की जाएगी 30 कार्य दिवस के अंदर में करना है। इसलिए पहला डेट 14 दिन, दूसरा डेट 7 दिन, तीसरा भी 7 दिन, 30 दिन में डिस्पोजल कर देना है। ये आप ध्यान दें। आपत्ति आई, जिस दिन एंट्री हुई उसी दिन अभिलेख कहें अपने लिपिक को, अभिलेख खोलो, हम सूचना निर्गत कर देंगे। ये सब टिप्स है क्या चंदन जी? हाँ चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तमन्या जी कुछ कहना चाह रही हैं भाई, क्या बोलिए? हम पूछना चाह रहे थे कि आदेश फलक और ऑर्डर राइटिंग, क्या सर ये दोनों अलग होता है? दोनों एक है। आदेश फलक, ऑर्डर शीट, ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर लिखिएगा, आप लिखिएगा, वो आपका अभिलेख है। जो आप जो आपत्ति की सुनवाई करती हैं वो आपका है। लिपिक अगर लिख दिया तो बाएं तरफ में वो लिखेगा लेखापित एवं संशोधित। लेखापित माने आपके द्वारा लिखाया गया और आपके द्वारा संशोधन किया है। तो बाएं भी तरफ भी ऑर्डर शीट का जो बीच वाला कॉलम है, बाएं तरफ भी दस्तखत आपको करना है, दाहिने तरफ भी आपको करना है। आप समझ लीजिए, आदेश फलक पर जो आप आदेश देती हैं वो आपका है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। कोई कार्रवाई होगी तो आप जाइएगा, आप पर कार्रवाई होगी, ना लिपिक उसमें है ना अमीन है। समझ गई? चलिए, ओके।